Why is it so hard to do my work? पेपर का टाइटल पढ़ के मुझे भी आपकी तरह ऐसा ही लगा था कि यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही है। जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि यहाँ पे सिर्फ मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में भी बात हो रही है, और इसलिए अभी मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे हम हर वक्त मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ एक से ज़्यादा काम करते रहते हैं, और हमसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि हम मल्टीटास्किंग करें। हमें गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पे बात करनी पड़ती है, या काम करते करते मैसेज का रिप्लाई देना पड़ता है, या खाना खाते खाते कल की टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ता है, और तो और दिस ऑल आर बिकमिंग न्यू नॉर्मल। ऐसे में डॉक्टर सोफी लिरॉय, जो कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में बिजनेस प्रोफेसर है, उन्होंने मल्टीटास्किंग का हमारे परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है वो जानने की ठान ली। और भाई, यहाँ पे वर्क परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो कृपया अपने दिमाग को लगाम दें। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर लिरॉय का एक्सपेरिमेंट और उससे सीखने वाली 2 बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से दूसरी आपकी प्रोडक्टिविटी को कम से कम 2 गुना बढ़ा देगी। वेरी वार्म वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अनाहत्स एक्सपेरिमेंटेशन, जहां हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स की जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, और फिर शायद सोच बदलने के लिए भी। डॉक्टर लिरॉय ने मल्टीटास्किंग का परफॉर्मेंस पे असर जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो कि प्रयोग का हिस्सा थे, उन लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। उनको पहले स्टेप में एक वर्ड पजल सॉल्व करने को दी गई, और दूसरे स्टेप में उनको रेज्यूमे यानी कि सीवी देकर कहा गया कि सीवी के आधार पर किसको जॉब के लिए चुनना चाहिए वो तय करो। दोनों ग्रुप्स में एक फ़र्क रखा गया। एक ग्रुप को पजल सॉल्व करने से पहले ही इंटरप्ट करके दूसरे स्टेप में भेज दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को पूरी पजल सॉल्व करने दी गई, बाद में उनको दूसरे स्टेप में भेजा गया। और नतीजा ये आया कि जिनको पजल सॉल्व किए बिना ही आगे भेजा गया था, उन्होंने दूसरे स्टेप में बुरा परफॉर्म किया, यानी कि रेज्यूमे के आधार पर वो अच्छा कैंडिडेट नहीं चुन पाए। जबकि वो लोग जो पजल सॉल्व करके आगे बढ़े थे, उन्होंने दूसरे स्टेप में अच्छा परफॉर्म किया। तो डॉक्टर लिरॉय ने यहाँ पे प्रयोग का निष्कर्ष ये निकाला कि जब हम कोई टास्क ए से टास्क बी पे जाता है, तो हमारा कुछ अटेंशन अभी भी टास्क ए में अटका हुआ होता है, जिनको डॉक्टर लिरॉय ने अटेंशन रेसिड्यूज का नाम दिया। और ये सबसे ज़्यादा तब अफेक्ट करता है जब आप एक टास्क को अधूरा छोड़ के दूसरे टास्क पे चले जाते हो। ये अटेंशन रेसिड्यूज हमारे फोकस और अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। कहा जाता है कि कुछ केस में ये 45 मिनट तक अफेक्ट करते रहते हैं। मतलब कि आप जब एक काम से दूसरे काम पे स्विच करते हो तो 45 मिनट तक पहले टास्क के अटेंशन रेसिड्यूज आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। मेरे एक्सपीरियंस में वो काम की इमोशनल इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ किस्सों में ये घंटों तक इफेक्टिव होता है, जैसे कि कोई मूवी देखने के बाद वो घंटों तक हमारे दिमाग में घूमती रहती है। वो मूवी के अटेंशन रेसिड्यूज है। तो डॉक्टर लिरॉय ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि हमें हमारे काम में या ज़िंदगी में कहीं भी मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए। आप कोई भी वीडियो देखो या ब्लॉग पढ़ो जो कहता हो कि हाउ टू डू मल्टीटास्किंग इफेक्टिवली, प्लीज़ उन पे भरोसा मत करें। खैर, मुद्दे पे वापस आते हैं। इस स्टडी को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? मेनली 2 तरीके से अप्लाई हो सकती है। पहला है बैचिंग ऑफ वर्क, यानी आप एक काम या एक जैसे काम को एक साथ करते हो, एक से दूसरे में स्विच किए बिना। जैसे कि आपको कल के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है, बिजनेस ईमेल्स का रिप्लाई देना है, और कुछ क्लाइंट्स को कॉल भी करने हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाते हुए मेल्स का रिप्लाई देने की बजाय पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बना के मेल्स का रिप्लाई कर दियो, और बाद में क्लाइंट्स को एक साथ ही कॉल कर लो। अगर आप स्टूडेंट हो तो 1 घंटा ये सब्जेक्ट दूसरे में वो ऐसा करने की बजाय एक सब्जेक्ट का काम एक ही बारे में निपटा के फिर दूसरा सब्जेक्ट हाथ में लेना चाहिए। ये बात शायद साधारण लग सकती है, पर वो बहुत इफेक्टिव है। बैचिंग की वजह से आप एक ही टास्क पे लंबे समय के लिए काम कर सकते हो, और काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हाथ में लेने से अटेंशन रेसिड्यूज आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो ट्राई बैचिंग ऑफ वर्क एंड ट्राई वर्किंग ऑन अ सिंगल टास्क विदाउट स्विचिंग बिटवीन द टास्क। दूसरा काम जो है वो बैचिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप चेकिंग योर फोन फ्रिक्वेंटली। जी हाँ, ये भी आपके दिमाग में अटेंशन रेसिड्यूज क्रिएट करता है। व्हाट्सएप के बारे में एक जोक है, व्हाट्सएप छोटे बच्चों की चड्डी जैसा है। कुछ आए ना आए घड़ी घड़ी देखना तो पड़ता ही है कि कुछ आया क्या। बात सही भी है,
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फ़ोन अनलॉक करके व्हाट्सएप खोलते हैं, एक भी मैसेज ना हो, कोई भी नया स्टेटस ना हो, तो भी ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं और बंद कर देते हैं। काम करते करते आप मैसेज देखते हो तो कुछ मैसेज ऐसे भी होंगे जिसका आप तभी रिप्लाई नहीं कर पाओगे और फिर काम भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपका आपकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है और आप काम करते करते व्हाट्सएप खोलते हो और उसी का कोई लंबी आर्ग्यूमेंट वाला मैसेज आया हुआ है जिसका अंत में मतलब ये है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते और तुमको अब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि आप ये मैसेज पढ़ के काम कर पाओगे? ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे तो कई सारे मैसेज होंगे जिसको आप अटेंड नहीं कर पाओगे और छोड़ भी नहीं पाओगे। सिर्फ मैसेज नहीं, स्टेटस भी अटेंशन रेसिड्यूज क्रिएट करता है। आजकल तो ट्रेंड ऐसा है कि लोग सुनाने के लिए भी स्टेटस रखते हैं। आप स्टेटस देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि झगड़ा दोस्त के साथ है, पति के साथ है, सास के साथ है या फिर पेरेंट्स से कोई कंप्लेन है। और अगर थोड़ा सोचो तो किस बारे में है ये अंदाज़ा लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में कोई ऐसा स्टेटस जो आपके लिए या आपके किसी करीबी के लिए होगा तो वो आपको ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। तो काम के समय फ़ोन को दूर रखें। ये एक छोटी सी बात आपकी प्रोडक्टिविटी को कम से कम 2 गुना बढ़ा देगी। और ट्राई करके देखो, ये आप भी महसूस कर पाओगे। अब यहाँ एक सवाल ये भी आएगा कि बड़ी कंपनी के सीईओज जैसे कि मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी जैसे लोग कंटिन्यूसली एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग और एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करते रहते हैं। उनके बारे में क्या? वो तो बिना बैचिंग के सक्सेसफुल है। वो कंटिन्यूसली फ़ोन चेक करते रहते हैं फिर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनको ये कंसेप्ट नहीं लागू होता क्या? नहीं, ये कंसेप्ट तो सबको लागू होता है, पर उनका काम लोगों को लीड करना है, लोगों के साथ डील करना है। और उनके पेशे में ये बहुत आम बात है कि आप एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करो और करना ही पड़ता है, ये उनके काम की डिमांड है। तो उनको या फिर ऐसे किसी के भी काम को अटेंशन रेसिड्यूज के लेंस से नहीं देखा जा सकता जिसका काम ही पब्लिक डीलिंग है। ये बात सिर्फ उनको लागू होती है जो क्रिएटिव या फोकस डिमांडिंग काम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, राइटर्स, प्रोग्रामर्स या फिर मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स। और अगर आप उनमें से एक हैं तो मैं आपको सिर्फ 2 दिन के लिए अपने सभी काम को अटेंशन रेसिड्यूज के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए चैलेंज करता हूँ। देखिए कि आप अभी अटेंशन रेसिड्यूज के मामले में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। सोचो कि उनको कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे रेसिड्यूज को रिड्यूस किया जा सकता है। और अच्छा लगे तो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर में लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, पर कमेंट ज़रूर करें। हमको हमारे काम के लिए फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, तो चाहे अच्छे बुरे जैसे भी हो, फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी कुछ नया जानने को मिले। अगर आप हमारे अपलोड्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हो तो हम हेडफोन ऐप पर भी मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।